चलिए साहब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। रात के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय की। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको जड़त्व आघूर्ण के अबाउट इंट्रोडक्शन दिया है और उसमें यह बताया था कि इससे इसकी एक थ्योरम निश्चित रूप से आती है। जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय के दो सिद्धांत हैं, दो प्रमेय हैं, जिसमें से एक प्रमेय आपसे निश्चित रूप से पूछी जाती है और वो कम से कम 4 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछी जाती है। तो चलिए, आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। पूरी जानकारी आज आपको आपके अपने इस वीडियो में मिलने वाली है। तो एक बार सारे बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाएं, गुड इवनिंग का कमेंट कर दें, चूंकि रात के 9 बज चुके हैं। और बहुत सारे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली वीडियोस का इंतजार करते रहते हैं, चूंकि बाद में हम देखते हैं कि वीडियो जब आपको रात के 9 बजे मिलती है और कभी कभी हम लोगों के कारण थोड़ी सी अगर लेट हो जाती है तो बच्चे फटाफट कमेंट करते हैं कि सर आज वीडियो लेट हो गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके इतने सपोर्ट के लिए, इतने समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट अगर करते रहे तो हम बिल्कुल आपको, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बिल्कुल आपके लिए जो कर सकेंगे, आपके एग्जाम में आपको 70% से प्लस का टारगेट हम अपनी तरफ से लेकर के चल रहे हैं। आप चाहे जितने कमजोर स्टूडेंट हों, अगर आप हमारी वीडियो से रेगुलरिटी से देखते रहेंगे तो 70% प्लस हम आपको ला करके देंगे। हम भी इस प्रयास में पूरा मेहनत करेंगे आपके सपोर्ट के लिए। तो आइए आज बात कर लेते हैं हम जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय की। देखिए साहब, जड़त्व आघूर्ण प्रकार के होते हैं, इसके दो प्रमेय होती हैं। सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण आई का एक बार हम लोग सूत्र फिर से देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू होता है mr², जहां पर आई जड़त्व आघूर्ण होता है, m द्रव्यमान होता है और r त्रिज्या होती है या उसके केंद्र से अक्ष के बीच की दूरी होती है। तो ये तो हुआ जड़त्व आघूर्ण की बात। इसके दो प्रमेय होते हैं, जिसको हम पहले को कहते हैं लंबवत अक्षों के प्रमेय, या इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर समझना चाहें तो परपेंडिकुलर थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको? परपेंडिकुलर थ्योरम बोलते हैं। और दूसरी इसकी जो प्रमेय आती है उसे हम बोलते हैं समानांतर अक्षों के प्रमेय या पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो ये दोनों प्रमेय बहुत ही आसान हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स रहते हैं, तो बिल्कुल आपका डाउट क्लियर होगा। आपसे पूछेगा कि जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हुए उसके लंबवत अक्षों की प्रमेय लिखिए, आपका 4 नंबर दे देगा। या फिर आपसे दूसरा टाइप पूछ सकता है कि जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हुए समानांतर अक्षों की प्रमेय को लिखिए, तब भी आपको लिख देना है। हाँ देखिए साहब, कल आपका 26 जनवरी है, बोले तो रिपब्लिक डे है। तो एक बार सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। हमने अभी अचानक याद आया तो हमने कहा कि आपको विश कर देते हैं और कल हम जरूर मिलते हैं। देखिए लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या कहती है। आइए, परपेंडिकुलर की थ्योरम। इस प्रमेय के अनुसार मान लीजिए कोई समतल है, इस समतल में एक एक्सिस आपकी इस प्रकार से गई है और एक अक्ष आपकी इस प्रकार से गई है और तीसरी, इसका मतलब ये आपकी मोबाइल स्क्रीन से ऊपर की तरफ आई है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई और इसको मान लेते हैं जेड। ये जो आपको हमने डॉटेड से दिखाया, इसका मतलब आप समझिएगा कि ये मोबाइल की स्क्रीन से निकल करके आपके आंखों में घुस जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से। तब लंबवत अक्षों की प्रमेय कहती क्या है? लंबवत अक्षों की प्रमेय कहती है यदि किसी समतल में, ये क्या हो गया, एक सेकेंड आपको कलर चेंज करके, ये क्या हो गया आपका एक समतल हो गया। यदि किसी समतल में दो अक्ष इस प्रकार हों जो कि दोनों लंबवत हों, तब दोनों अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का योग इन दोनों अक्षों के लंबवत, ये अगर ऊपर की तरफ रहेगी मोबाइल स्क्रीन की तरफ ये जेड, तब ये भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तब क्या कहता है कि किसी समतल में स्थित दो लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों का योग उन दोनों अक्षों के लंबवत जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। इससे आसान लैंग्वेज हमें नहीं लगता कि आपको और कहीं मिलेगी। फिर से एक बार समझे लेते हैं इसको। आपको आपकी फिगर में दिख रहा होगा,
ये तो हो गया आपका एक्स अक्ष है और ये आपका हो गया जेड अक्ष है। मतलब जेड आप इसको इस प्रकार से कहते हैं कि ये ऊपर की तरफ आ रही है आपकी तरफ, और ये क्या है आपका वाई अक्ष। ठीक है, तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसी का ये जो हाँ पॉइंट है इसका यक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान प्लस वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान जेड अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। या फिर हम इसको मैथमेटिकल गणितीय रूप में लिख सकते हैं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स आई जेड क्या है, आई जेड है जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान, आई एक्स है यक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान, और आई वाई है वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। आपको ये निश्चित रूप से लिख देना है पेपर में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये फिगर आपको डिस्क्राइब कर देना है, थोड़ा सा बना देना है। देखिए भाई अगर आप फिगर बना देते हैं और उसका मैथमेटिकल रूप लिख देते हैं तो पक्का पक्का आप निश्चित समझिएगा कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। चूंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपका ये तो पता है सभी को कि आप इसको रट करके पास हो सकते हैं, रट के लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही क्लियर कर सकता है, फिगर वगैरह वही बना सकता है जिसने ध्यान से पढ़ा हो, और ऐसे स्टूडेंटों को अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो ये तो बात रही हमारी लंबवत अक्षों की प्रमेय की, जिसको हम मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसके आगे और कुछ नहीं है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि किसी समतल में यदि तीन अक्ष इस प्रकार से स्थित हों कि तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हों, तब जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान यक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के मान तथा वाई अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के मान के योग के बराबर होता है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तब भी आपका सही हो जाता है। बस आपको ध्यान ये देना है, आपको फिगर के साथ ये सूत्र लिख देना है, बस। क्लियर आपका? बोलो बच्चों, एक बार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो फटाफट वाई कमेंट करिए भाई, अगर क्लियर हो गया हो तो, ना क्लियर हुआ हो तो एन कमेंट करिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों का आईक्यू ठीक है। उसके बाद भैया दूसरा जो थ्योरम इसका होता है ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल क्यों होता है भाई? क्रिटिकल हमारे हिसाब से तो कुछ होता ही नहीं है। क्रिटिकल कुछ बच्चों को लगता है क्योंकि इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलता है, और इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल आप समझ लीजिए खत्म आपका चैप्टर, ये पूरा खत्म। इस पूरे चैप्टर का सारांश यही दो पॉइंट है, या तो आपसे लंबवत अक्षों के प्रमेय या समानांतर अक्षों की प्रमेय, और समानांतर अक्षों की प्रमेय से पर आपसे एक न्यूमेरिकल पूछेगा। बस कहानी पूरी समाप्त यहीं पर इसके लिए सॉरी। देखें क्या है आपका समानांतर अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब इसको समझते हैं भाई, पहले है क्या। जैसा कि इसमें नाम में, इसके नाम में ही लिखा है पैरेलल अक्ष। तो यदि किसी समतल में स्थित किसी बिंदु का उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। फिर से समझते हैं, किसी समतल में स्थित किसी बिंदु का या किसी वस्तु का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। मान लीजिए ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। किसी समतल में स्थित किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान उस समतल में या उस वस्तु के गुरुत्व केंद्र से होकर के जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के मान तथा वस्तु के द्रव्यमान m तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। वर्ग सबसे पहले आता है वर्ग के, फिर m के साथ गुणनफल के, फिर योग के बराबर होता है। फिर से इसको समझा रहे हैं, बस ये इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपके स्क्रीन पे आपका फिगर है, इसमें कहता क्या है कि m ये p कोई वस्तु है, इसका आपको इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है, ये जो आपका O बिंदु से जा रहा है। तब होता क्या है, इस O अक्ष के सापेक्ष हम मान लेते हैं इसको AO का जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा वो C क्या है, ये क्या है, इसके गुरुत्व केंद्र से जा रही है अक्ष,
तो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जिसका मान IG होता है और IG का मान mr² होता है, किसी समतल में स्थित किसी वस्तु का या किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान उस समतल में स्थित वस्तु के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले जड़त्व आघूर्ण के मान तथा वस्तु के द्रव्यमान m तथा दोनों के बीच की दूरी h के वर्ग के योग के बराबर होती है। बस पूरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। समानांतर अक्षों की प्रमेय का भी कॉन्सेप्ट आपका समाप्त। इसको एक बार फिर से हम इसमें थ्योरी के रूप में क्या लिखा गया है ये पढ़ के सुना देते हैं। उम्मीद ही नहीं पूरा हमें विश्वास है कि समझ में आया होगा। कह क्या रहा है, इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी अक्ष EF, ये क्या है आपका EF, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो O बिंदु से जा रहा है, यही है आपका EF। तो कह रहा है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड P का किसी अक्ष EF के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के गुरुत्व केंद्र C से गुजरने वाले समानांतर अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण IG तथा पिंड के द्रव्यमान का दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी के, इन दोनों अक्षों के मध्य जितनी दूरी होगी इसकी लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के, द्रव्यमान के साथ गुणनफल तथा गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के साथ योग के बराबर होती है। या इसका आपका गणितीय रूप हो जाता है IG इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, I बराबर IC प्लस MH², या इसको आप बोल सकते हैं IO बराबर IG प्लस MH²। बस आपको ये लिख देना है। पूरी कहानी आपकी यहीं पर समाप्त होती है और आपको ये फिगर एक्सप्लेन कर देना है। बस इतना सा ही है दोनों अक्षों के प्रमेय का कॉन्सेप्ट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हम बात कर लेते हैं। जो कहा जाता है कभी कभी आपसे 2 नंबर में देगा कि जो लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन का और रोटेशनल मोशन, इन दोनों में कंपेयर करिए, इन दोनों की तुलना करिए। ठीक है, तो 2 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन रेयर केस में पूछता है। तब आपका जो रेखीय गति होती है, हमने रेखीय गति के 3 नियम बताए हैं, तीनों नियम आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा हमारे वीडियो से या फिर अपनी नोटबुक से। नोटबुक कितने बच्चे बनाते हैं, चलिए देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। जो बनाते हो फटाफट वाई कमेंट कर दें कि यस सर हम नोटबुक बनाते हैं, और जो नहीं बनाते भाई वो भी नो सर तो लिखेंगे नहीं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भैया आप भी यस सर लिख दीजिए कि हम भी नोटबुक बनाते हैं और आपसे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो रेखीय गति में जो विस्थापन होता है यस होता है, और रोटेशनल मोशन घूर्णन गति में जो कोणीय विस्थापन होता है वो थीटा होता है। फिर रेखीय गति v बराबर होता है, रेखीय गति क्या होती है ds/dt होती है, दूरी बटे समय होता है, और कोणीय वेग को हम ओमेगा से निरूपित करते हैं। रेखीय त्वरण आपका a होता है और कोणीय त्वरण आपका अल्फा होता है। द्रव्यमान आपका इसमें m होता है। और ये आपको यहाँ से ध्यान देना है कि रोटेशनल मोशन में घूर्णन गति में द्रव्यमान नहीं होता है, उसमें जड़त्व आघूर्ण होता है जिसे I से निरूपित करते हैं। इसमें आपका रेखीय सदिश रेखीय संवेग होगा P बराबर mb, और इसमें आपका होता है कोणीय संवेग L बराबर I ओमेगा। देखिए P बराबर अब आप L लिख सकते हैं, और यहाँ पर द्रव्यमान नहीं था, यहाँ पर I था, तो इसलिए M के प्लेस पर यहाँ पर I आ गया है, और यहाँ पर V था, B के प्लेस पर यहाँ ओमेगा था, तो यहीं से ये भी आप निगमित कर सकते हैं। अगर आपको इधर वाला पता है तो ये आपको आसानी से आ जाना चाहिए। बल F बराबर क्या होता है, m में होता है, तब इसमें बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर I इंटू अल्फा। इसको हमने आपको बताया था, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आपको बताते चलते हैं। रेखीय गति क्या होती है, 1/2 mv² होता है, और घूर्णन गति ऊर्जा आपकी क्या हो जाती है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसमें आपका वर्क होता है F इंटू एस, इसमें वर्क आपका हो जाता है टाउ इंटू थीटा। अब देखें यहाँ पर F के प्लेस पर हमने देखा था टाउ होता था, तो इसीलिए F के प्लेस पर टाउ, और S के प्लेस पर थीटा होता था तो थीटा हो जाता है। शक्ति P बराबर F इंटू बी हो जाता है, बिल्कुल जस्ट सेम टू सेम। उसके बाद आपका सबसे नीचे ये गति के तीनों समीकरण दोनों रूप में दिए गए हैं। रेखीय गति के लिए होता है B बराबर U प्लस AT,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और कोणीय गति में जो होता है आपका होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये ओमेगा आपका है अंतिम वेग और ओमेगा नॉट है आपका प्रारंभिक वेग। अल्फा है आपका कोणीय त्वरण और टी है आपका समय। फिर आपका थीटा, थीटा क्या है कोणीय विस्थापन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो बस ये रिलेशंस आपको आने चाहिए, आप आसानी के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज हमने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। आपका जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है आज यहीं से समाप्त होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ बच्चों की ये शिकायतें रहती हैं कि सर केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं चल रही, तो देखें केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स तीनों की क्लासेस चल रही हैं, बस अल्टरनेट रूप से चल रही हैं। आपको पूरी क्लासें, आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो नमस्कार, देखते रहिए अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। जय हिंद, जय भारत।